नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा चिंतन या विचार। इसी से लिंक टॉपिक था भाषा। ठीक है, भाषा का विकास मैं आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चिंतन या विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं चिंतन है क्या। चिंतन क्या है? मानव में व्याप्त ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसमें वह समस्या विशेष के समाधान के लिए सोचता है या विचार करता है, चिंतन कहलाता है। यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन क्या हो गई? मानसिक प्रक्रिया हो गई। मानसिक प्रक्रिया कैसे वर्क करेगी? कोई हमारे पास यदि समस्या आती है तो वो मानसिक प्रक्रिया द्वारा हम उसका चिंतन करते हैं और फिर उसका हम क्या कर देते हैं? समाधान कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि चिंतन क्या हो गई? एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चिंतन प्रक्रिया प्रतीकों वचनों के आधार पर चलती है। चिंतन तथा कल्पना दोनों ही ज्ञानात्मक व रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है। चिंतन के कितने पक्ष हैं? चिंतन को हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष हो सकता है, ज्ञानात्मक पक्ष हो सकता है, मानसिक क्रिया हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब चिंतन में ही आएंगे। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो सब चिंतन में आएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे समस्या दे दी गई 4 + 1, तो ये हो गया 5। अब इसका जो मानसिक प्रक्रिया हो रही है, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही 5 निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी समस्या हमको मिली, उसका मानसिक प्रक्रिया के आधार पे हमने चिंतन किया और उसका हमने समाधान कर दिया। अब ये चिंतन होता कैसे है, इसको भी अपन थोड़ा आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये चिंतन में कौन कौन से कुछ श्रेणीबद्ध तरीके से कुछ चीजें सम्मिलित होती हैं, वो चिंतन में आती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या हो गया? मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में चिंतन या विचार आता है और चिंतन या विचार जब होता है उसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो भाषा और चिंतन का यही लिंक है, इसीलिए आपको टीएटी में ये टॉपिक सेम रहता है। तो चिंतन या विचार को हम भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। चिंतन की कुछ परिभाषाएं हैं, जरूरी है, ये देख लीजिए, एग्जाम में आती हैं। गैरेट महोदय ने कहा है, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसे सामान्य रूप से प्रतिकूल का प्रयोग होता है। अब देखिए, याद करने के लिए बस आपको ये देख लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है गैरेट। गैरेट से हम रैट पकड़ेंगे। रैट जो चूहा होता है वो पल में अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमको बस ये पकड़ना है, अदृश्य व्यवहार, जिससे हमको याद आ जाएगा कि ये चीज गैरेट महोदय ने कही है। अगला आते हैं रॉस महोदय आते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रॉस के अनुसार परिभाषा इनकी। ठीक है, तो ये परिभाषा दे दी जाती है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। आगे जोड़ लीजिएगा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। ये किस वैज्ञानिक ने दिया है? ये परिभाषा रॉस महोदय ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद करके चलिएगा। आगे देखते हैं, वैलेंटाइन महोदय ने चिंतन की क्या परिभाषा दी है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए होना या किया जाना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम, यहाँ पे अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो वैलेंटाइन महोदय ने क्या दिया है कि ऐसे उस क्रिया के लिए होना चाहिए जिसके श्रृंखलाबद्ध विचार, वही जो हम चिंतन कर रहे हैं वो किस प्रकार से होता है, वो चिंतन की मानसिक प्रक्रिया जो हो रही है किसी समस्या की, वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होती है। ये समझाया है वैलेंटाइन महोदय ने। आगे आते हैं, कागमैन तथा हेमैन के अनुसार क्या है? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा है। अब यहाँ पे फिर वही समस्या थी, समस्या के बाद जो हम मानसिक प्रक्रिया कर रहे थे उसके बाद समाधान कर रहे थे, तो जो मानसिक प्रक्रिया थी उसी का नाम इन्होंने क्या दे दिया है? मध्यस्थ इकाई। ठीक है, कागा ने, हैगमैन ने उनको क्या कह दिया है? मानसिक प्रक्रिया या चिंतन जो हम कर रहे हैं उसको मध्यस्थ इकाई इन्होंने दिया है। अब ये मध्यस्थ इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? प्रतिमाएं, प्रतीक, संप्रत्यय और नियम एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन इन्होंने कहा है। ठीक है, अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये देख लीजिए। चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत समस्या के सामने होने से ही होती है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है। चिंतन में सभी भिन्न भिन्न पहेलियों के समाधान को एक साथ संयोजित किया जाता है। ठीक है, वही चीज बताई गई है, श्रेणीबद्ध तरीके से हम किसको चिंतन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य समस्या का सुलझाना होता है। चिंतन के गत अनुभूति
शामिल होती है। समस्या समाधान की विधि प्रयत्न व भूल विधि का एक उदाहरण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, समस्या समाधान विधि किसका उदाहरण है? तो प्रयत्न व भूल विधि का उदाहरण है। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। चिंतन में भाषा, प्रतीक तथा प्रतिमाओं का काफी योगदान होता है। जो वही मानसिक प्रक्रिया होती है बीच में, उसमें भाषा, प्रतीक व प्रतिमाएं इस प्रकार की मध्यस्थ इकाइयों का जोड़ तोड़ होता है, तो यही इनका काफी योगदान होता है। और एक चीज है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए, चिंतन में ये भी हमने समझ लिया है कि चिंतन में क्या क्या शामिल होता है। ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और मानसिक क्रियाएं, ये सब चिंतन में शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार यहाँ पे जीवार्डो और रूप के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, सवाली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन के 3 और प्रकार हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं सवाली चिंतन। सवाली चिंतन क्या है? सवाली चिंतन को हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार का जो व्यक्ति यदि ख्याली पुलाव बनाता है दिमाग में, उसी को हम सवाली चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझने के लिए मैं बता दिया हूँ, इससे आपको याद रहेगा कि सवाली चिंतन क्या होगा। यदि ख्याली पुलाव टाइप का कुछ इंसान बता रहा है तो वो सवाली चिंतन कहलाता है। कैसे? जैसे कि स्वप्न देखकर उसे सबको बताना, ये क्या कहला जाएगा? सवाली चिंतन। या फिर कह सकते हैं, यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद वह बड़ा अफसर बनेगा, उसके पास सुंदर बंगला होगा, चमचमाती कार होगी, तो ये एक सवाली चिंतन का उदाहरण है। जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट होगा, है ना। तो ये एक सवाली चिंतन का उदाहरण आप इसे कह सकते हैं। दूसरा क्या है? यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन में क्या है? यह वैसा चिंतन है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। ठीक है, जो वास्तविकता से संबंधित होगा वो यथार्थवादी चिंतन होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने चिंतन के 4 प्रकार बताए हैं। प्रत्यक्ष चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है, अपसारी चिंतन है और अपसारी चिंतन है। सब कुल मिला के रिलेटेड ही हैं, है ना, कुछ अलग नहीं। प्रत्यक्ष चिंतन यथार्थवादी चिंतन से मिलता जुलता है। बाकी सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन अपन आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है, PSRN। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। PS का मतलब हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, और R का मतलब हो गया रीजनिंग, और न्यूमेरेसी का हो गया आंकिक क्षमता। ठीक है, N का मतलब हो गया न्यूमेरेसी। ये एग्जाम में पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन हम किस प्रकार से चिंतन, यदि किसी एक केंद्र के बारे में हम सोचते हैं, चारों तरफ से हम सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं और हमारी सारी सोच एक केंद्र में आकर के सम्मिलित होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी चिंतन कहेंगे। वही चीज यहाँ पे कही गई है। अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा गया है। चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यदि आपसे पूछा जाए 2 व 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो इस समस्या के समाधान के लिए अभिसारी चिंतन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का चिंतन वही मैंने आपको बता दिया। सारे केंद्र बिंदु एक होगा और सारी चीजें वहीं पे आकर के सम्मिलित खत्म होंगी, तो वो क्या कहला जाएगा? अभिसारी चिंतन। दूसरा आता है सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब मैंने बताया है आपको पहले भी वीडियो में, आई बटन में क्लिक करके आप वो सृजनात्मक का पूरा पार्ट आप देख सकते हैं। इसका क्या है? अपसारी चिंतन का मतलब होता है विस्तृत सोच। ठीक है, हम यहाँ से सीधे समझेंगे विस्तृत सोच, यानी कि एक बिंदु है, यहाँ से हम जितना विस्तृत सोच सकें वो सब क्या कहला जाएगा? अपसारी चिंतन में आ जाएगा। ठीक है, और आलोचनात्मक चिंतन में क्या क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोषों के आधार पे जो हम चिंतन करते हैं, गुण दोष के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, चिंतन के साधन जो अपन ने अभी समझा है कि चिंतन में क्या होती है? एक समस्या होती है, उसके बाद जो मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया में या चिंतन जो हम करते हैं उसमें क्या क्या होती है? चिंतन एक क्या है? जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? प्रतिमा, भाषा या बिंब भी इसे कहते हैं, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति या और भी
वो जो मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं वो क्या कहलाएंगी, या मध्यस्थ इकाइयां, और भी मध्यस्थ इकाइयां यहाँ पे शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो यही चिंतन के साधन हो गए और इसी प्रकार से चिंतन वर्क करता है। समस्या मिली, जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया में ये सारी चीजें शामिल हुई और उसके बाद में हमको उस समस्या का समाधान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चिंतन का काम होता है। कुल मिला के यही है, संज्ञानात्मक तरीके से कुछ भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो वो सब चीजें चिंतन में ही आएंगी। आगे देखते हैं, चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि चिंतन किस प्रकार की पद्धति है, तो विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति का मतलब ही वही क्या हो गया, अपसारी चिंतन है ना, विस्तृत सोच। किसी भी प्रकार से समस्या का हम यदि समाधान कर रहे हैं तो वो विश्लेषणात्मक पद्धति में ही आता है। और चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। अब ये मानसिक संरचनाएं क्या होती हैं, देखिए चिंतन करके तो हम ये सब साधन हो गए और इससे हम समस्या का समाधान कर लिए, लेकिन और भी तरीके हैं, वो मानसिक संरचनाओं पर भी वो चिंतन हमारा निर्भर करता है। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो संकल्पना हो गई, दूसरा तर्क हो गया। संकल्पना कैसे वर्क करती है, संकल्पना हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध करती है। संकल्पना क्या करती है, हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध करती है। ये जो हम ये सारी चीजें हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम एक श्रेणीबद्ध तरीके से चिंतन करके समस्या का समाधान कर रहे हैं। वही चीज संकल्पना के द्वारा होता है। संकल्पना हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध करती है। ठीक है, और ये कॉलसैनिक महोदय ने इसकी परिभाषा दी है संकल्पना की। इन्होंने क्या कहा है, चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। चिंतन क्या है, संकल्पना का पुनर्गठन है। कैसे याद रखेंगे, संकल्पना, कल्पना से कॉलसैनिक है ना, कल्पना से कॉलसैनिक आपको याद रहेगा। चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। ये क्वेश्चन भी आता है ना, कि चिंतन किसका पुनर्गठन है, तो संकल्पना का पुनर्गठन है। ठीक है, क्यों संकल्पना का पुनर्गठन है, क्योंकि मानसिक संरचनाएं कितने प्रकार की हैं, संकल्पना और दूसरा क्या है, तर्क। अब देखिए तर्क कितने प्रकार का होता है, तर्क दो प्रकार का होता है, निगमन तर्क और आगमन तर्क। निगमन तर्क में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, निगमन तर्क में यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख करके किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं तो वो निगमन तर्क में आएगा। और आगमन तर्क में क्या आएगा, आप अपने अनुभवों द्वारा किसी समस्या को यदि समाधान कर रहे हैं तो वो आगमन तर्क में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब निगमन तर्क में और क्या है, निगमन तर्क सिद्धांत केंद्रित होता है, मतलब कि दूसरे द्वारा दिया गया सिद्धांत है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो सिद्धांत केंद्रित हो गया। इसमें क्या होता है, जीएस मतलब कि समान उदाहरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर, मतलब कि जनरल से स्पेशल की ओर, ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्या है, निगमन में अनुमान भी लगाया जा सकता है, किसी समस्या का अनुमान भी लगाया जा सकता है, लेकिन आगमन में ऐसा नहीं होता है। आगमन क्या है, वास्तु केंद्रित है। आगमन क्या है, वास्तु केंद्रित है। और इसमें एसजी का मतलब हो गया स्पेशल से जनरल की ओर, मतलब विशिष्ट उदाहरण से समान उदाहरण की ओर होता है। और इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये अवलोकन या प्रयोग द्वारा ही सिद्ध किया जाएगा। ये एक सामान्यीकरण प्रक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहाँ पे तर्क को दो चीजें समझ ली, निगमन और आगमन। आगे देखते हैं। अब देखिए भाषा और विचार में क्या संबंध है, ये भी समझ के चलिए। भाषा और विचार में क्या संबंध है, विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा जरूरी होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाषा के बिना विचार उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब पियाजे महोदय ने कहा है कि भाषा सिखाई जा सकती है, लेकिन शब्दों को समझने के लिए संप्रत्ययों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। सही बात है, भाषा को समझने के लिए विचार आधारभूत एवं आवश्यक तत्व है। अब देखिए विचार के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। विचारों के दो प्रकार हैं, शाब्दिक विचार और अशाब्दिक विचार। भाई जब हम कोई चीज विचार करेंगे तो उसको व्यक्त कैसे करेंगे, दो तरीके से व्यक्त हो रहा है, या तो शाब्दिक तरीके से या अशाब्दिक तरीके से। शाब्दिक तरीके में क्या है, मौखिक विचार, मौखिक में मतलब बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। दृष्टि विचार मतलब कि पोस्टर या चार्ट दिखा दिया जाएगा तो हमारे दिमाग में हम कुछ ना कुछ चिंतन करके उसका विचार उस पर करेंगे। तीसरा क्या है, मौखिक दृष्टि विचार, जिस प्रकार से टीवी है, टीवी में हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। लिखित विचार पत्र लेखन या समाचार पत्र द्वारा लिखित विचार होता है। अशाब्दिक विचार में क्या है,
शारीरिक भाषा होती है और कूट भाषा। शारीरिक भाषा हाथ हिलाना, उंगली दिखाना, ठीक है। जैसे हाय हेलो अपन करते हैं, यदि हाय करते हैं तो हाथ हिलाते हैं, तो सामने वाला यदि आप ना भी बोलोगे तो समझ जाएगा कि वो हाय कह रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कूट भाषा संकेत का उपयोग या कोड, जैसे कि OMR सीट हो गई है ना, OMR सीट में वो कोड रहता है, उसी से रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तो वो क्या कहला जाती है, कूट भाषा कहला जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज भाषा, विचार और चिंतन, ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए